आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। अच्छा देखो, कूलॉम्स लॉ होता क्या है, जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना कि अगर दो मास है तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इन द सेम वे अगर दो चार्ज है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा उसी को हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ। तो आप एक बार स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लो कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, r। तो इस चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F, वो डिपेंड्स किस चीज़ पे करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इन्वर्सली। डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इन्वर्सली। तो देखो, तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2, और सेकेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जो दो चार्ज होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को हम लोग बोलते हैं, के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, बट कांस्टेंट नहीं होता है एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। लिख देता हूँ, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब हर मीडियम के लिए के का वैल्यू सेम नहीं रहेगा बेटा। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो के का वैल्यू भी क्या होने वाला है, चेंज, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। ये आपका SI में, अगर CGS में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू 1, न्यूटन की जगह हम यूज करेंगे डाइन, मीटर की जगह बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम्ब की जगह स्टैट कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखना SI वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और CGS में वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे यूज करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और आप इसको एयर भी बोल सकते हो। क्लियर। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक चीज़ देख लो, के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इन्वर्स है ना, तो जो यूनिट होगा आप चेंज कर दोगे, ऐसे लिखोगे इन्वर्स कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब कभी कभी डायमेंशन पूछ लिया गया है तो डायमेंशन में लिख लेते हैं। देखो, के का जो डायमेंशन होगा न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन क्या पुट करते हैं बेटा, फोर्स है ना, mL/10⁻²। फिर मीटर L² बाई कूलम, कूलम चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बेटा, शायद आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू IT, I करेंट है तो A, और टाइम की जगह T यूज करते हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना बेटा, 80। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कूलम स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, 80²। देखो तो सिंप्लीफाई करके m L⁻ कितना होगा बेटा, 3। देखो यहाँ पे -2 है, नीचे से भी 2 आ जाएगा ना, कितना होगा T⁻⁻4 और A⁻ कितना, -2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट K। अच्छा, K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना आएगा, जस्ट इन्वर्स है तो पावर को चेंज कर देंगे, जैसे m का पावर 1 है, इसमें आ जाएगा m⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻⁻4 है तो इसको लिखेंगे T⁻⁴, और a है -2, इसको कर देंगे +2। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो भी दो पॉइंट चार्ज होते हैं, उस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो डिपेंड करता है क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डायरेक्टली, और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, 1/r² पे, मतलब इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो वही होगा F इज इक्वल टू कितना है बेटा, के Q1 Q2 बाई r²। के को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, बट फॉर एयर इसका वैल्यू कितना आएगा,
9 इंटू 10⁻9 SI CGS में कितने के बराबर है, 1 के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन स्क्वायर, और लास्ट में मैंने लिखा है डायमेंशन। बात क्लियर। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कैसे वर्क करता है, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी, तो मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखो तो आप जो पहला प्रॉपर्टी है, देखो टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, और जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है वो न्यूटन्स का कौन सा लॉ होता है बेटा, थर्ड लॉ। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। क्लियर। कैसे करेगा, सुनो, दो चार्ज है, एक है Q1 दूसरा है Q2, डिस्टेंस R। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा सेम फोर्स Q2 किस पे लगाएगा बेटा, Q1 पे, तो क्या लिखेंगे, Fe1 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 फिर किसका बेटा 2 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R। मतलब जितना फोर्स Q1 किस पे लगाएगा, Q2 पे, सेम फोर्स Q2 किस पे लगाएगा बेटा, Q1 पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है दो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो अभी जस्ट क्या लिखा कि जितना फोर्स Q1 किस पे लगाएगा, Q2 पे, सेम फोर्स Q2 किस पे लगाएगा, Q1। मतलब जितना फोर्स 2 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम पे लगाएगा, सेम फोर्स 6 माइक्रोकूलम कहाँ पे लगाएगा बेटा, 2 पे। तो दोनों का अगर फोर्स सेम है तो जो रेशियो आएगा Fe1 बाई Fe2 कितने के बराबर आएगा बेटा, 1/1। कौन सा ऑप्शन फंसेगा, दैट इज द ऑप्शन 3। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि जो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, यहाँ पे Q1 Q2 हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं कंसीडर करते हैं। लिख देता हूँ, दैट इज द मैग्नीट्यूड। F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में Q1 एंड Q2 इज द क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेके चलना है, किसी पे प्लस किसी पे माइनस। अच्छा, प्लस माइनस हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, नेचर, फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर क्या है रिपल्सिव। लेकिन जो उसके बीच में फोर्स लगेगा ना उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड है, हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ ही पुट करना है, साइन नहीं पुट करना है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। कोई भी दो चार्ज ले लो बेटा, जैसे Q1 यहाँ पे Q2, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ना इन दोनों को पकड़ के ज्वाइन कर दो, इसी के अक्रॉस फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा बेटा दो चार्ज को पकड़ के किसी स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दो, उसी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। अब अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव। तो जैसे मान लो पहला, इफ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा, पहले लिखा के दिया था, दैट सो अट्रैक्टिव फोर्स। क्या शो कर रहा है बेटा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए Q1 Q2, तो इसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव का मतलब क्या है उसको आप समझो। Q1 Q2 को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे, इसका मतलब है Q1 Q2 को क्या कर रहा है बेटा, अपने तरफ अट्रैक्ट। तो किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1। उसी तरह Q1 किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, Q1 को, तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये है F12। मतलब देख लो ये एरो किसकी तरफ जा रहा है, Q2 ना, मतलब Q2 किसको अट्रैक्ट कर रहा है, Q1 को। उसी तरह ये एरो देखो तो टुवर्ड्स क्या है, Q1, मतलब है कि Q1 Q2 को अपने तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो लिख देता हूँ, F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इन द सेम वे आप क्या लिखोगे, F21। F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। क्लियर। तो अब दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। तो हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू
F21, मतलब अभी तक दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे आप लगाओगे माइनस, माइनस साइन क्या शो करेगा बेटा कि F12 और F21 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्लियर। अब 2 में आते हैं, इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दैट विल बी रिपल्सिव। अब रिपल्सिव में क्या होगा ना, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो रिपेल का मतलब है Q1 जो फोर्स किस पे लगाएगा, Q2 पे अपने से अवे लगाएगा, इधर इधर, इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह Q2 किसको रिपेल करेगा, Q1 को। अब देखो तो Q2 अगर Q1 को रिपेल करेगा तो ऐसे रिपेल करेगा। क्लियर। फिर से रिपीट करता हूँ, Q1 Q2 को रिपेल करेगा राइट साइड, उसी तरह Q2 Q1 को किधर रिपेल करेगा बेटा, लेफ्ट साइड। तो अभी भी दोनों केस में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना रहा, F इज इक्वल टू F12 लिख लो, या फिर F21 इज इक्वल टू कितना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या शो करेगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। बात क्लियर हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, वो दो चार्ज को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, उसी के अलॉन्ग काम करेगा। अट्रैक्टिव होगा तो कुछ इस तरह फोर्स लगेगा, रिपल्सिव होगा तो एक दूसरे से क्या लगेगा बेटा, अवे फोर्स लगेगा। बात क्लियर, ठीक है। अच्छा चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन ए क्लोज लूप अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0। देखो जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं पहले उसको अंडरलाइन कर लो, कंजर्वेटिव इन नेचर। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क डन पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पे। और जैसे किसी हम पार्टिकल को उस फील्ड में अगर मूव करा दे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, उसको मूव कराते कराते सेम पॉइंट पे लेके आ जाए तो कैसा लूप फॉर्म होगा, क्लोज्ड। तो जो क्लोज्ड लूप में वर्क डन होगा कितने के बराबर, 0। तो लिख लो और क्लोज्ड लूप, जैसे ये देखो ये क्लोज्ड है, चार्ज पार्टिकल पहले ए से बी जाता है, वापस बी से कहाँ आता है बेटा, ए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितने के बराबर, 0। ये क्या शो कर रहा है, क्लोज्ड लूप है। और दूसरा कि जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। जैसे देखो अगर हम चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ए से बी स्ट्रेट लाइन में, फिर कर्व पाथ करके, और फिर डिफरेंट एक और पाथ ले लेते हैं, 1 2 3। इन तीनों केस में हम एक चार्ज पार्टिकल क्यू को कहाँ से लेकर आते हैं बेटा, ए से बी तक। क्लियर। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल। तो चाहे पाथ 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, सबके लिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, फाइनल क्या है बेटा, बी। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑफ पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ 3। बात क्लियर आया कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसका जो वर्क डन है इन एक क्लोज लूप कितने के बराबर, 0। या फिर इन द टर्म्स ऑफ पाथ की बात करें तो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। यहाँ पे देखो तो पाथ 1 2 3 सबका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, सबका फाइनल पॉइंट कौन सा है बेटा, बी। तो इस केस में जब चार्ज को ए से बी लेके जाएंगे, जिस भी पाथ से लेके जाओ, सारे केस में वर्क डन कितने के बराबर होगा, इक्वल वर्क डन होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फोर्स आर लॉन्ग, इसको अंडरलाइन कर लो, लॉन्ग रेंज फोर्स एंड मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बात ठीक है। देखो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अब आर का वैल्यू कितना भी इंक्रीज करो फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ बट एक चीज़ है कि अगर इफ डिस्टेंस इंक्रीज होगा ना तो फोर्स क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। सही है।
तो डिस्टेंस का चाहे हम कुछ भी वैल्यू ले लें, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है। बट हाँ, एक चीज़ है कि जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। बस यही है, डिस्टेंस कुछ भी हो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। जैसे कुछ फोर्स जो होता है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है विद इन द न्यूक्लियस ही लगता है। जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर आओगे, न्यूक्लियर फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज हो जाए या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास हो जाए, दोनों किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना भी हो फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज द मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद करके जाना है। ठीक है, कैसे होता है मैंने एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है, उसके अंदर दिखाऊंगा। क्लियर? तो क्या याद करना है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी रहे लेकिन फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्लियर? उसके बाद एक दो और बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे ये देखो तो कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज है, जिसको हम लोग कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, F इज इक्वल टू ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो तो F किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई आर स्क्वायर, या फिर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। या फिर वो इसी तरह जो दो मास है उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा, एफ जी कर देता हूँ, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो तो दोनों फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे। इसलिए बोलते हैं कि दोनों किसको फॉलो करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। बात क्लियर? अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने बोला था कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। की जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट डेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। तो अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो इसलिए लिख लो कूलॉम्ब्स लॉ इन ए मीडियम। अगर हम कूलॉम्ब्स लॉ को किसी मीडियम में अप्लाई करेंगे तो हर मीडियम में के का वैल्यू अलग अलग होगा, इसलिए कूलॉम्ब्स लॉ भी क्या होगा बेटा, उसका वहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो जैसे देखो तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन, अंडरलाइन करो, नेचर ऑफ मीडियम। हाँ, अगर मीडियम का नेचर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। कैसे पता चलेगा कि मीडियम चेंज हो रहा है, दैट इज द परमिटिविटी। तो लिखो हर मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग होता है, परमिटिविटी आपका डिसाइड करेगा नेचर ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी होता क्या है पहले ये बताओ। परमिटिविटी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये किसी मीडियम का प्रॉपर्टी है जो क्या डिसाइड करेगा कि जो दो चार्जेस है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो लिख लेते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which determine the electric force between two charges। क्लियर? और जैसे जैसे बेटा हम मीडियम चेंज करेंगे परमिटिविटी भी क्या होने वाला है, चेंज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी मीडियम का परमिटिविटी कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी मीडियम का परमिटिविटी कंपेयर करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। और इसी रेशियो को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, लिख लो किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। और इसी रेशियो को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लिख सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, दैट रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। आप यहाँ से चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो।
एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब सुनो अच्छे से, अब हम क्या करते हैं, दो चार्ज को लेके आते हैं, Q1 Q2 कितने डिस्टेंस पे रख दिया R, बट अब ये जो चार्ज है ना, चार्ज, अब ये चार्ज एयर में नहीं है, कहाँ पे रखा है, इन ए मीडियम, समथिंग डिफरेंट मीडियम में। तो अभी जो फोर्स लगेगा एफ एम कर देता हूँ, फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू, अगर एयर होता तो यहाँ पे कितना पुट करते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे मीडियम है तो क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई, देखो तो यहाँ से जो एप्सिलॉन है कितने के बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पे के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो टर्म्स है ना, ये वाला क्या शो कर रहा है, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन एयर, और के क्या है यहाँ बेटा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये है ना कि किसी भी दो चार्ज का अगर फोर्स फाइंड आउट करना है किसी मीडियम में, तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बाद में उसी मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया फोर्स इन ए मीडियम। क्लियर। अब के लिख लो, के क्या होता है, के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, के जो होता है 1 होता है, और एयर, और फिर ये स्पेस बोल दो, वैक्यूम बोल लो, फिर के इज इक्वल टू वैल्यू होता है 80, इसके लिए बेटा, और वाटर। अच्छा, इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसके पास नो डायमेंशन नो यूनिट। और लास्ट में के और कंडक्टर कितना होगा, इनफाइनाइट, और मेटल्स और कंडक्टर्स। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर मुझे दो चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड आउट करना है इन ए मीडियम, तो सबसे पहले उस मीडियम के लिए हम परमिटिविटी देखेंगे, किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, और इसी रेशियो को बोला जाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। किसी मीडियम के लिए क्या फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमें ये मान के चलना है कि सबसे पहले हम क्या फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बाद में उस मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो ये सम बेसिक प्रॉपर्टी था अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड जो है ना, मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कंसिडर किया है। ये जो वीडियो है स्पेशली मैं जो बोर्ड ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो मतलब बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है कि मुझे बोर्ड ही पहले करना है, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है। ठीक है। इसका जो नीट और JEE का वीडियो है मैंने उसको अलग से बना रखा है, तो जो नीट एस्पिरेंट है या JEE एस्पिरेंट, तो आप जो है दूसरा वीडियो लेक्चर को देख लेना। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार फोकस कर रहे हैं किसके लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है। तो अब 1 बाई 1 मैंने NCERT का क्वेश्चन कंसिडर किया है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन लेके चला है लास्ट 5 to 6 ईयर जो बोर्ड में क्वेश्चन आया उसको मैंने लिया है। ठीक है। तो अब 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, NCERT से मैंने स्टार्ट किया। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर, चार्ज भी गिवन है और क्या गिवन है, डिस्टेंस। तो देखो पहला चार्ज कितना गिवन है, तो बेसिक क्वेश्चन लिया है 0, यही से स्टार्ट करते हैं। तो Q1 जो भी गिवन है आप लिख लो, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7, डिस्टेंस R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहला स्टेप आप यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर में कितना बेटा, 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। फिर क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, तो अप्लाई कर लेते हैं। F इज इक्वल टू कितना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के कितना होता है बेटा,
9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 गिवन है 2 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई डिस्टेंस 30 इंटू 10⁻2 का बस आपको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो तो आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कैलकुलेशन आप कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सुन लो पहले, 2 स्फीयर ऑफ चार्ज गिवन है, अंडरलाइन करो। 0.4 माइक्रोकूलम लिख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना गिवन है? अब यहाँ पे माइनस मत लगाओगे जब भी फोर्स निकालेंगे हमेशा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस माइनस ये शो करेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बस ये नेचर बताएगा। तो Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रो 0.8 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस भी गिवन है, नहीं डिस्टेंस नहीं गिवन है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। और क्या फाइंड आउट करना है? दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, लिख लो। आर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ। वैल्यू पुट कर लेते हैं। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 भी गिवन है। Q1 कितना है बेटा? 0.4 इंटू 10⁻6। Q2 0.8 10⁻6 डिवाइड बाई फोर्स। एफ इज इक्वल टू कितना बेटा? 0.2। कैलकुलेट कर लो, सिंपली कैलकुलेशन है। कैसे होगा देखो तो पहले, 9 इंटू -6 मिलकर -12 कितना आएगा? 10⁻, तो सबको एक साथ ले लिया, -3। फिर ये देख लो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, 4/2 तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 0.8। फिर 9 इंटू 9 रहने दो, 9 इंटू, देखो तो अगर हम इसको डेसिमल हटा दें नीचे में 10 आएगा। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16। नीचे में 10 और ये मिलके कितना होगा? 10⁻⁻4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर लेकर आओगे तो रूट हो जाएगा। तो रूट का मतलब 9 का रूट कितना आएगा बेटा? 3। 16 का रूट कितना होगा? 4। इसका कितना आएगा? 10⁻⁻2। तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स कैंसिल ही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, या फिर और सिंप्लीफाई करोगे क्या लिख लोगे? 0.12 मीटर, या फिर कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर, कोई भी आप लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है देखो तो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। ये पहले भी बोला था ना कि जितना फोर्स Q1 किस पे लगाएगा, Q2 पे, सेम फोर्स Q2 किस पे लगाएगा? Q1 पे। मतलब जितना फोर्स 0.4 माइक्रोकूलम 0.8 पे लगाएगा, सेम 0.8 किस पे लगाएगा बेटा? 0.4 पे। तो लिखेंगे वी नो F12 इज इक्वल टू कितना? F21, और फोर्स कितना गिवन है? दैट इज द 0.2 न्यूटन। बात क्लियर? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बेसिक आपको कैलकुलेशन कर लेना है। चलो नेक्स्ट। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या निकालना है इसमें, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द गिवन टर्म्स। ये वाला का डायमेंशन निकालना है। MEMP क्या शो कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलो एक काम करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, चार्ज E। प्रोटॉन का भी चार्ज कितना होगा? E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना मान के चलते हैं? मतलब एक जगह मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया और दूसरी जगह प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो दो फोर्स लगेगा, ड्यू टू मास लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ड्यू टू चार्ज कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो पहले निकालेंगे FE, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितना बेटा? K
एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, Q1 मतलब है E, Q2 भी E है तो E इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्या निकालेंगे, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी, कितना है बेटा, एफ ई के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, कितना वैल्यू निकला, के की स्क्वायर बाई एम इंटू। क्लियर। और डायमेंशन किसका पूछा था, के की स्क्वायर जी, अरे भाई जी किधर रह गया, जी इधर हो गया नीचे में। तो डायमेंशन किसका पूछा बेटा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी। देखो तो के ई स्क्वायर बाई जी एम इंटू जे एम किसका रेशियो है, दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द मैग्नेटिक फोर्स। देख लो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो जहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी आ जाए उसका रेशियो जो होता है डायमेंशन लेस होता है। तो एफ ई बाई एफ जी निकल गया। तो देखो तो ये जो टर्म्स है किसका रेशियो है, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जहाँ पे सेम रेशियो का फिजिकल क्वांटिटी आ जाए उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। तो क्या डायमेंशन लिखोगे, m0 L0 t टू द पावर। क्लियर। अब सुनो, ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, अब नोट करके लिख लो। ये क्वेश्चन JEE में भी आया हुआ है, 24 का ही क्वेश्चन है। क्या है, उसने पूछा था कि जो हाइड्रोजन है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है बेटा, ऑर्बिट में, प्रोटॉन किधर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उसके बीच में जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो तो यही है ना, इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे, के का वैल्यू कितना पुट करोगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर बाई जी, कितना बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 6.667 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो आता है 2.34 इंटू 10 टू द पावर 39। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो तो अब बेटा दो चीज़ यहाँ से हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ऑर्डर पूछा था 10 टू द पावर 39। और यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ना किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स मच मच लार्जर देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका रेशियो देखो तो कौन से ऑर्डर में चल रहा है, 10 टू द पावर 39। वही चीज़ मैंने लिखा था इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ में कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है। बात क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट CBNCERT का क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, बस वैल्यू दे रखा है, बस वैल्यू पुट कर देना, इसलिए मैं इसको होमवर्क में दे दिया। कुछ नहीं है बेटा, सारा डाटा दिया है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक है। अब मैं लेके आया हूँ, अभी तक मैंने NCERT का क्वेश्चन डिस्कस किया, अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना जो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। द सम ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू 7 माइक्रो कूलम। तो लिख लो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम। दो चार्ज मैंने मान लिया Q1 एंड Q2 का सम 7 माइक्रो कूलम। फिर क्या बोलता है कि दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो चलो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स है बेटा 1 न्यूटन, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 30 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। इधर लेके आ जाओ 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4
इज इक्वल टू कितना बेटा 9 इंटू 10⁹9 Q1 इंटू Q2। देखो तो कुछ कैंसिल होगा, 9 से 9 क्या हो गया बेटा कैंसिल, इधर क्या बचेगा 10⁻² इज इक्वल टू 10⁹9 Q1 इंटू Q2। इसको इधर लेके आ जाओ, 10⁻11 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2, दैट इज द इक्वेशन 2। तो आपके पास देखो बेटा दो अननोन है, Q1 प्लस Q2 अननोन है, तो दो अननोन है तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो। पहला कौन सा मिला Q1 प्लस Q2, दूसरा कितना आया Q1 इंटू Q2। अब यहाँ से सॉल्व करने का दो तरीका है, यहाँ से Q2 का वैल्यू निकालो और लाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही लंबा चला जाएगा। दूसरा जो मेथड है ना, Q1 प्लस Q2 अपने को पता है, अगर मैं Q1 माइनस Q2 निकाल दूँ, Q1 माइनस Q2, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताना एक बार, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2 लिखा जा सकता है, नहीं बिल्कुल लिखा जा सकता है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस Q1 Q2, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 देखो यहाँ पे कितना है 7 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2 यहाँ पे लेके बैठे 10⁻11 पुट कर लेते हैं, फिर देखो तो ये कितना आएगा 49 10⁻12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 49 10⁻12 इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जा सकता है, एक ही बात है। 10⁻12 दोनों में कॉमन होगा तो 49 से क्या माइनस करोगे 40, तो कितना आएगा बेटा 9 इंटू 10⁻12 Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आएगा, क्या मिलेगा Q1 माइनस Q2 9 का रूट 3 10⁻। अब आपको सिंपल हो गया, देख लो Q1 प्लस Q2 कितना था 7 इंटू 10⁻6, Q1 माइनस Q2 कितना है 3 इंटू 10⁻6। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दो, 1 + 2 कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा बेटा Q1 एंड Q2। सॉल्व तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करो, प्लस Q2 माइनस Q2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, Q1 निकल जाएगा, Q1 का इक्वेशन Q1 का वैल्यू किसी में इक्वेशन में पुट कर दो Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कर लेना है। ये पहला बोर्ड का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हाँ ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो तो इसमें कैसे करेंगे। 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट पोजीशन भी गिवन है वेक्टर फॉर्म में, और क्या निकालना है इनके बीच का फोर्स निकालना है। देखो बढ़िया तरीका है, एक काम करो 2 चार्ज रखो 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, वही तो निकालेंगे हम। 1 को कहाँ पे रखा है P पे, P का कोऑर्डिनेट्स देखो 2 आई कैप मतलब होता है अलोंग द एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है, y में कितना है बेटा 3 और z में कितना है 1, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 2 3 1। ये बात समझ में आया, मतलब वेक्टर को मैंने कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y और तीसरा z। उसी तरह दूसरे का क्या होगा 1 1 एंड -1, ये कोऑर्डिनेट्स निकल गया। जैसे कोऑर्डिनेट्स निकल जाए ना तो जो डिस्टेंस निकाला जाता है d √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से x2 1 कितना है बेटा डिफरेंस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया 1 + 4 + 4 9, रूट कितना हो गया 3। देखो तो डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस कितना निकल गया d = 3। तो यही चीज़ है, इसमें डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं गिवन था, आपको डिस्टेंस क्या करना था फाइंड आउट करना था। अब एक बार डिस्टेंस निकल जाए तो फोर्स = K Q1 Q2/r²।
ए का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 गिवन है 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6, Q2 भी कितना बेटा 1 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस निकाले कर रखा है 3, ये का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, दैट इज 10⁻⁻3 न्यूटन। देख लो ये -12 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा -3 न्यूटन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, अब आप कर लोगे। नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा बोर्ड का, आपका 25 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। द कूलॉम फोर्स बिटवीन 1 फोर्स और 1/r² का ग्राफ गिवन है, किसके किसके बीच में गिवन है? पहला जो पेयर है Q1 एंड Q2, दूसरा Q2 एंड Q3। Q2 का वैल्यू पॉजिटिव गिवन है और इसका जो लिस्ट मैग्नीट्यूड है बेटा, मतलब Q1 Q2 और Q3 में Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सबसे कम है। तो Q2 का मैग्नीट्यूड अगर सबसे कम है तो देखो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दोगे, सबसे अगर कम है मैग्नीट्यूड तो सबसे लास्ट में आएगा, तो आइदर बी ऑप्शन होगा या फिर क्या होगा डी होगा, इन दोनों में ही कोई फंसेगा। बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड सबसे कम है तो सबसे लास्ट में आएगा। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है दो एंगल है, एक एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बेटा बीटा। देखो तो डायग्राम से ही पता चल रहा है बीटा का वैल्यू किससे ज़्यादा है? अल्फा से ज़्यादा है। जो भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म करता है उसको स्लोप बोलते हैं, उसका जो टेन थीटा होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो पहले केस में हम अगर स्लोप लिखे m1 तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टेन अल्फा, और दूसरे के लिए अगर स्लोप लिखे m2 टेन बीटा। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करता है क्या टेन थीटा को स्लोप बोला जाता है। तो पहला 1 करते हैं, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? अल्फा, तो स्लोप कितना होगा? m1 इज इक्वल टू टेन अल्फा, दूसरा m2 इज इक्वल टू टेन बीटा। और एक चीज़ देख लो, स्लोप जो होता है ना, पहले यहाँ पे लिख लो m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो अगर बीटा ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? m2 ग्रेटर देन m1, मतलब जो सेकेंड वाला लाइन का स्लोप है उसका वैल्यू किससे ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगा। अब आओ बेसिक फार्मूले पे, f इज इक्वल टू ए Q1 Q2 बाई r²। ग्राफ यहाँ पे y एक्सिस पे फोर्स लगा है और x एक्सिस पे क्या रखा है बेटा? 1/r²। ये हमारा हो गया y और ये क्या हो गया बेटा हमारा? x। क्लियर? अब ग्राफ कहाँ से पास करेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब कंपेयर करो, f y के इक्वल 1/r² किसके इक्वल है बेटा? x के इक्वल। ये इज द कांस्टेंट, क्या बच गया? Q1 इंटू Q2, ये y हो गया, 1/r² क्या हो गया बेटा? x हो गया। और कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन से पास करता है तो उसका फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू mx। तो y कितने के बराबर हो गया? f। x कितने के बराबर हो गया? r² के कांस्टेंट है तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या बच गया? Q1 इंटू Q2। क्लियर ना? तो इस केस में जो m होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? Q1 इंटू Q2, और उसको हम लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू Q1 इंटू। बात आया समझ में? देखो y एक्सिस पे फोर्स है, x पे कितना है? 1/r²। तो फोर्स हो गया y, 1/r² क्या हो गया बेटा? x। तो फॉर्मेट होता है जो भी ग्राफ ओरिजिन से पास करता है y इज इक्वल टू mx। तो अब बच क्या गया? Q1 इंटू Q2, जो किसके इक्वल हो जाएगा? m, और m को बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा? Q1 इंटू Q2। ये इसके लिए बात हो गया, फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड की अगर लिए बात करें तो सेकेंड में भी सब कुछ सेम है, बस चार्ज यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 इंटू Q2। तो जब इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो Q1 इंटू Q2 नहीं लिखेंगे, Q2 इंटू Q3 लिखेंगे। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? Q1 इंटू Q2 किसके इक्वल होता है? टेन थीटा ना। तो यहाँ पे जो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू Q2 इंटू Q3। फिर अच्छा, मैंने यहाँ पे थीटा नहीं, पहले केस में क्या माना है? अल्फा, तो इसको लिखोगे टेन थीटा की जगह बेटा टेन अल्फा इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। और इस केस में मैंने थीटा को क्या माना है? बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू Q2 इंटू Q3। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? Q2 दोनों में कॉमन है, कंपेयर ही नहीं होगा।
तो अब यहाँ पे टेन अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q1, यहाँ पे टेन बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q3 डायरेक्टली। और अभी क्या बोला था कि अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा, तो स्लोप भी क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो देखो इस टेन अल्फा में कितना वैल्यू आया है, Q1 इंटू Q2 सेम है दोनों के लिए, इसलिए टेन अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q1। टेन बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q2। किसका स्लोप ज़्यादा है, बीटा का, सॉरी टेन बीटा Q2 पे नहीं, टेन बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Q3। दोनों केस में देखो तो किसका स्लोप ज़्यादा है, बीटा का स्लोप ज़्यादा है। तो बीटा स्लोप ज़्यादा है मतलब Q3 क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा हो गया, Q3 सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सा आएगा, Q1। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पता है हमें Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सबसे कम होने वाला है। Q3 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन Q2, तो ये हो गया Q3 ग्रेटर देन Q1 ग्रेटर देन Q2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेचर के लिए अगर बात किया जाए ना, तो बेटा Q2 पॉजिटिव दिया है। अब इसका अगर स्लोप पॉजिटिव है तो Q2 पॉजिटिव है तो Q1 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसके लिए स्लोप क्या होगा बेटा, निगेटिव। Q2 पॉजिटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो Q3 क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो नेचर वाइज अगर बात करें तो क्वेश्चन में पहले Q2 पॉजिटिव दे रखा है, जो टेन अल्फा है दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, Q1 इंटू Q2। स्लोप पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो Q2 पॉजिटिव है इसलिए Q1 भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और इसमें देखो स्लोप क्या है, निगेटिव। टेन बीटा दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, Q2 एंड Q3। Q2 तो पहले से पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होने के लिए Q3 को क्या होना पड़ेगा, Q3 को नेगेटिव। तो ये नेचर हो गया कि Q1 पॉजिटिव होगा, Q3 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके चला हूँ मैं, दो स्फीयर का चार्ज गिवन है, कितना डिस्टेंस पे रखा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितने के बराबर है, F के इक्वल। और जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो फोर्स कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ये है क्वेश्चन कंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो पहले सुन लो, एक चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस और डिस्टेंस r है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू K 16 इंटू 8 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई r। इसका ये आपको गिवन है। अब क्या बोलता है कि जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे, बेटा याद करो कंडक्शन में क्या पढ़ाया था कि जैसे दो स्फीयर है, एक पे चार्ज है Q1 दूसरे पे Q2, जैसे ही कांटेक्ट में लेके आएंगे दोनों पे जो चार्ज आएगा आइडेंटिकल है, Q1 प्लस Q2/2, और इस पे भी कितना आएगा बेटा, Q1 प्लस Q2/2। क्वेश्चन में Q1 कितना गिवन है, 16, Q2 कितना है, -8 ला के पुट करो, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 बाई कित पे कितना आएगा बेटा, 4, और इस पे भी कितना आएगा, 4 माइक्रोकूलम। तो फाइनल दोनों पे चार्ज कितना आएगा, 4 एंड 4। अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको दिखाओगे, F डैश कर दो, F डैश इज इक्वल टू कितना, के कंडक्शन के बाद जो चार्ज आया 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई r स्क्वायर। वैल्यू पूछा, रेशियो ले लो, 1/2 करो, 1/2 क्या निकलेगा बेटा, F बाई F डैश इज इक्वल टू, रेशियो जब लेंगे ना देख लो यहाँ पे दोनों में K कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन है, ऊपर में क्या बचेगा 16 इंटू 8, और नीचे में क्या बचेगा बेटा 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F डैश इज इक्वल टू F डिवाइड बाई 8। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या हुआ अपने को याद करके रखना है। कंसेप्ट ये है कि जैसे दो स्फीयर कांटेक्ट में आएंगे ना तो जो फाइनल चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, दूसरे पे भी कितना बेटा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, तो इसको याद कर लेना है। ये कंसेप्ट था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब लेकर आया हूं मैं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड। देखो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दिया, कुछ बोर्ड लेवल के अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने कंसिडर कर लिए। अब मैं लेकर आया हूँ डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कितना डिस्टेंस पे r, दो चार्ज को हमने एक मीडियम में लगा के रखा है, ठीक है ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, और उसके बीच का फोर्स कितने के बराबर गिवन है F। लिखो दो चार्ज मान लो, Q1 है
Q2 है, डिस्टेंस R है और जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 5 गिवन है। तो देखो तो मैंने क्या लिखाया था, फोर्स इन ए मीडियम क्या लिखा के रखा था बेटा, 1/4πε0, यहाँ पे K था Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फोर्स इन्हें मीडियम दिया है ना, F दिया था, लिख लो F इज इक्वल टू 1/4πε0, K का वैल्यू 5 गिवन है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब क्या पूछा है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम, जब उन दोनों को कहाँ पे ला कर रख दे, वैक्यूम में ला कर रख दे तो कितना फोर्स लगेगा, नहीं पता है तो लिख लो फोर्स इन एयर इज इक्वल टू, एयर का क्या फॉर्मूला था बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बस रेशियो ले लो, क्या निकलेगा, F डिवाइड बाई F एयर इज इक्वल टू, देखो तो 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल, Q1 Q2 बाई ऊपर में यहाँ से क्या बचेगा, 1/5 बच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सब कुछ कैंसिल ही हो गया ना, तो F की जगह से कितना बचेगा बेटा, 1/5, वही लिखा है 1/5, तो कितना आएगा यहाँ पे लिख लेना 1 डिवाइड बाई 2, तो 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम से आ जाएगा बेटा, जब हम चार्ज पार्टिकल को मीडियम से ला के एयर में रखेंगे ना, उस केस में जो फोर्स लगेगा एयर के केस में, मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। बात क्लियर। देखो होता क्या है कि जो मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो विथ रेस्पेक्ट टू एयर हमेशा ज़्यादा होता है, तो लेकिन जो फोर्स लगता है वो परमिटिविटी पे इन्वर्स डिपेंड करता है। तो जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एयर से किसी मीडियम में लेके जाएंगे, परमिटिविटी इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन रिवर्स, अगर चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखा है, मीडियम में, और कहाँ पे लेके आएंगे, फोर्स में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। वही क्वेश्चन था कि चार्ज पार्टिकल को पहले एयर में नहीं गिवन था, पहले मीडियम में गिवन था, फिर हम कहाँ पे लेके जा रहे थे, एयर में लेके जा रहे थे, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर एयर में गिवन होता और कहाँ पे लेके जाते, किसी मीडियम में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, कर लोगे, सिंपल सा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, देखो अभी तक क्या था, सिस्टम में सिर्फ 2 चार्ज थे, लेकिन अब सिस्टम में 2 चार्ज नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे। जब 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन, उसके बाद क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, और इसी वे को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो बाकी और जितने भी चार्जेस होंगे उनका जो फोर्स लगेगा दैट इज द वेक्टर सम। अब जो नेट फोर्स होगा दैट इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग समझ लो कि पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन, और फाइनली क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। जैसे देख लो, मान लो सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, Q0 है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है ना। तो अब Q0 पे अगर बात करें तो कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, और कौन सा लगाएगा बेटा, Q3 भी लगाएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, Q0 पे फोर्स ड्यू टू F1, देन F2 एंड F3, और लास्ट में क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड के बाद क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो वही बोलेंगे कि जो Q0 पे फोर्स लगेगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन F0 इज इक्वल टू फोर्स ऑन F0 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन F0 ड्यू टू चार्ज 2, प्लस फोर्स ऑन F0 ड्यू टू चार्ज 3 इन वेक्टर फॉर्म। क्यों वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन नहीं पता है तो रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए जो नेट फोर्स होगा दैट इज द सम ऑफ वेक्टर फोर्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही बोल रहा हूँ कि आप पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर क्या निकालेंगे, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद करके रखना है, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो पहला क्या है, समझो कि अगर 2 फोर्स है,
एक F1 दूसरा F2, कितने पे लग रहा है बेटा? थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट आर आएगा, आर, तो आपको आर याद कर रखना है। आर इज इक्वल टू होगा √F1² प्लस F2² ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। F1 और F2 थीटा पे लगे तो रिजल्टेंट आर का ये होगा। इसके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा। और रिजल्टेंट F1 के साथ कितना एंगल बना के जा रहा है? अल्फा। तो दूसरा फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद करके रखना है। क्लियर? F2 sin थीटा बाई कितना बेटा? F1 प्लस F2 cos थीटा। और ये क्या शो करेगा कि जो रिजल्टेंट है F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। उस अल्फा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि कैलकुलेशन को सिंपल करना है, एकदम सिंपल, तो कंडीशन लिख लो, इफ F1 इज इक्वल टू F2 और इसको क्या मान लिया बेटा? F, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। उस केस में जो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स होता है ट्वाइस F cos थीटा बाई 2। और फिर कंडीशन लगाओगे इफ थीटा इज इक्वल टू 60, तो जो F नेट आता है दैट इज √3 इंटू F। फिर थीटा इज इक्वल टू 90। अगर ये वैल्यू हम याद रखेंगे तो कैलकुलेशन वाले बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। नेट फोर्स √2 इंटू F। अगर थीटा कितना गिवन है बेटा? 120, जो नेट फोर्स आएगा दैट इज द F। तो हमको याद रखना है कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? ट्वाइस F cos थीटा बाई 2। और खासकर उसमें जो 3 केस हैं कि थीटा इज इक्वल टू 60 पे जो रिजल्टेंट होता है ना, √3 इंटू F, 90 पे कितना बेटा? √3 इंटू F, और 120 पे कितना? F। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जो रिजल्टेंट एंगल कितना फॉर्म कर रहा था? अल्फा। अल्फा बाइसेक्ट करने का मतलब है कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल थीटा है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? थीटा बाई 2। बात समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जब भी फोर्स फाइंड आउट करना होगा हम क्या करेंगे? पहला स्टेप मैग्नीट्यूड, दूसरा प्लस माइनस देख के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, और थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। और तीनों को एक साथ बोलते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस। क्लियर हुआ? ओके। अब हम एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो तो जो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहला फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस ऑफ ट्वाइस क्यू। देखो तो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, मिड में रखा है माइनस ट्वाइस क्यू। इधर कितना है बेटा? 4Q, और इधर कितना है? माइनस Q। A B C, डिस्टेंस ये भी आ रहा है और ये भी डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा, जो है ना जनरली जो बच्चों से गलती होता है वो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है। तो डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? देखो कैसे डिसाइड करोगे कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज पे मुझे फोर्स देखना है, मान लो वो चार्ज है पॉजिटिव बेटा। अब इस पे इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई चार्ज लेफ्ट साइड में ए और इस पे भी कैसा फोर्स है? पॉजिटिव, तो ए बी को क्या करेगा? रिपेल करेगा। स्ट्रेट लाइन से लगाओगे तो अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज है ना, सेम नेचर, तो जिस पे फोर्स निकालना है उसके रेस्पेक्ट में सेम नेचर वाला अगर लेफ्ट साइड है तो फोर्स लगेगा राइट साइड में। बी पे फोर्स निकालना है और एक चार्ज मैंने सी पे रखा है, बी पे पॉजिटिव है और सी पे भी क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो देखो जब भी सेम नेचर मिल जाए, बी पे पॉजिटिव, इस पे फोर्स देखना है किसके रेस्पेक्ट में? सी। सी पे किधर है बेटा? राइट साइड। तो फोर्स अपोजिट लगता है, तो बी पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। तो सेम नेचर में याद करो, बी पे पॉजिटिव है, इसके सेम नेचर वाला अगर फोर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग राइट साइड में है तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। बी पे सेम नेचर का चार्ज अगर लेफ्ट साइड में तो फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड में। अपोजिट नेचर में टुवर्ड्स हो जाएगा। जैसे बी पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तुम्हारे अकॉर्डिंग राइट साइड में नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स भी किधर लगेगा बेटा? टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये याद करके रखना है। जैसे यहाँ पे देखो तो हमें किस पे फोर्स निकालना है? इस पे माइनस ट्वाइस क्यू पे। तो इसके रेस्पेक्ट में जो 4Q चार्ज है अपोजिट नेचर का है,
और किधर है बेटा, लेफ्ट साइड में, तो अपोजिट नेचर में जिधर चार्ज होगा उधर ही फोर्स लगेगा, दैट इज द F1। लेकिन इसी -2q के रिस्पेक्ट में -q किधर है, राइट साइड, सेम नेचर है ना, तो सेम नेचर में फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो -2q पे जो -q फोर्स लगाएगा, -q विथ रिस्पेक्ट टू -2q राइट साइड है ना, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड। बात क्लियर हुआ। तो अब देख लो F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो पहला स्टेप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू K। F1 किसके बीच का फोर्स है, 4q एंड माइनस नहीं यूज करोगे, माइनस मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, 4q इंटू ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई, तो कितना निकला 8kq² बाई r²। F2 किसके बीच का फोर्स है बेटा, -2q और -q के माइनस से हम सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, डिवाइड बाई r², वैल्यू कितना निकला 2kq बाई r²। अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो लिखोगे नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना, F1 प्लस F2, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए प्लस कर दिया। तो प्लस करने से कितना आएगा, 8 + 2 10 ना, 10 kq² बाई r²। बस एक बार डायरेक्शन अच्छे से डिसाइड कर लो, आराम से हो जाएगा। क्लियर। हाँ, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है देख लो, बोर्ड का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अच्छे से देखो किस पे फोर्स निकालना है। 3 चार्ज Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द डायग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हाँ, Q नॉट पे फोर्स निकाल, ये यहाँ पे इस पे 2 फोर्स लगेगा। पहले कौन लगाएगा, ये -q। देखो Q नॉट को -q क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स के साथ बेटा, F1। उसी तरह इस Q नॉट को ये Q क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है। तो Q नॉट से पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड है तो रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड में, दैट इज द F2। अब हम कुछ नहीं, अब हम निकाल लेंगे F1। F1 क्या शो कर रहा है, फोर्स बिटवीन चार्ज -q एंड Q नॉट। तो क्या लिखोगे बेटा, K, माइनस नहीं यूज करेंगे, माइनस से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, Q नॉट डिवाइड बाई a²। और F2 इज इक्वल टू K Q नॉट Q डिवाइड बाई a²। ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल के साथ लगा, देखो तो इनके बीच का थीटा कितने के बराबर है, तो 90 दिखाओगे, थीटा इज इक्वल टू 90। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू √ओवर F1² प्लस F2² ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। अब cos 90 वाला टर्म्स कितना हो जाएगा, 0। क्या बचेगा बेटा, F1² प्लस F2²। देखो तो दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, तो क्या निकलेगा, x² प्लस x² कितना बेटा, √2 इंटू x, √2x कितना है, k Q नॉट बाई। देखो तो कौन सा ऑप्शन फंसेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ा पहले मैंने बोल के गया था, देखो ना, इसके पहले मैंने आपको ये बताया था ना, ये देख लो, ये वाला कंसेप्ट मैंने पाया था कि दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और एंगल कितना हो जाए बेटा 90, रिजल्टेंट कितने के बराबर आएगा, √2 इंटू एफ। अगर ये वाला कंसेप्ट याद करोगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इतना भी नहीं करना था क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, तो उसको डायरेक्ट टिक ही कर देना था कि दो फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना है बेटा 90, इसलिए रिजल्टेंट कितना होगा, √2 इंटू एफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट, हाँ ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो तो बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर ऑब्जेक्ट WXYZ सब पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस कितने के बराबर है बेटा, D है, सब कुछ गिवन है। अब समझो पहले W जो है ना X पे फोर्स अप्लाई करता है कितने के बराबर, F, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। तब वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। W जो X पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा D है, D/2। तो W X पे जो फोर्स अप्लाई करेगा F1 कर देता हूँ, ये सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लिखा है ना, कितना आएगा बेटा, W का चार्ज Q, X का चार्ज भी Q, डिवाइड बाई डिस्टेंस D/2 का होल स्क्वायर, कितना निकला 4kq² बाई D²। ये फोर्स लग रहा है, W किस पे लगा रहा है, X पे। अब आपको निकालना है कि W जो है ना
अब जेड पे कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना होने वाला है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस बेटा मैं मान लेता हूँ आर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, d/2। ये डिस्टेंस कितने के बराबर, d। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच कितने के बराबर माना है, आर। तो क्या लिखेंगे बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू d/2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, कितना आ गया 5d²/4। तो अब डिस्टेंस तो निकल गया। W और Z में फोर्स निकालने के लिए पहले डिस्टेंस चाहिए था ना, वो डिस्टेंस कितना माना था R। R कितना निकला 5d²/4। फोर्स निकाल लो, F2 इज इक्वल टू के Q इंटू Q 4 से में तो Q² के Q² R कितना गिवन है बेटा, देखो तो R² निकाल रखा है 5d²/4। तो कितना निकला बेटा 4/5 के Q²/d²। इधर आओ, 4 के Q²/d²। इसका वैल्यू कितना गिवन था बेटा, F गिवन था। अच्छा हाँ F गिवन था ना, ठीक है। तो F1 नहीं, इसको F मान लेते। तो 4 के Q²/d² कितना गिवन है, F। पुट कर लो ये वाला टर्म्स, 4 के Q²/d² कितना होगा F, और नीचे में कितने के बराबर आ जाएगा 5। तो आंसर कितने के बराबर हो जाएगा F/5। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना था। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं ट्राइंगल के ऊपर। अब देखो तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अलग अलग है। और रिजल्टेंट फोर्स किस पे निकालना है, क्यू पे निकालना है, क्यू पे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, देखो इस पे फोर्स निकालना है। ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 के साथ। इस पे पॉजिटिव है और इस पे भी क्या है, पॉजिटिव। तो 2Q Q को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा ऐसे, कितने के साथ F2। एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60। लेकिन गलती बच्चा क्या करता है, देखो वेक्टर में जब भी एंगल निकालना होता है ना, दोनों वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए। तो F1 नीचे आ रहा है और F2 ऊपर, ये टेल एक साथ हो गया, तो ये वाला एंगल चाहिए। दैट एंगल कितने के बराबर हो जाएगा 120। क्यों बेटा, पूरा एंगल कितना होता है 180, 60 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 120। तो देखो तो पहले निकालेंगे F1, फिर क्या निकालेंगे F2, और एंगल कितने के बराबर है 120, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो F1 कितना होगा, F1 किसके बीच का फोर्स है, Q एंड 4Q। तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू के Q इंटू 4Q डिवाइड बाई डिस्टेंस L²। F2 किसके बीच का फोर्स है बेटा, इज इक्वल टू के Q एंड ट्वाइस Q के बीच है ना, Q इंटू ट्वाइस Q डिवाइड बाई L²। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस के Q²/L², और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो निकलेगा बेटा 4 के Q²/L²। तो दोनों फोर्स तो निकल ही गया, F1 भी निकल गया, F2 भी निकल गया। थीटा कितना बेटा 120। तो लिखो नेट फोर्स F इज इक्वल टू √ओवर F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। क्लियर, फिर F1² प्लस F2² ट्वाइस F1 F2 cos 120 होता है माइनस ऑफ 1/2, माइनस हाफ लिख लेना, -1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा बेटा F1² प्लस F2² माइनस ट्वाइस F1 इंटू F2। अब हम F1 F2 का क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। F1 कितना है 4 के Q²/L², और ये वाला दोनों का वैल्यू लाके पुट करके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। जैसे ये भी एक क्वेश्चन देख लो, चार्ज गिवन है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q। अच्छा एक कैपिटल Q, इस पे निकाल लेना है फोर्स अपने। अब सिस्टम में कितना चार्ज है 4, एक पे फोर्स लगाना है, तो कितने बच गए, 3 चार्जेस फोर्स लगाएंगे। अब देखो स्मॉल Q कैपिटल Q को रिपेल करेगा F1 के साथ, ये F1 के साथ ही रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, देखो तो स्मॉल क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का कैपिटल Q से डिस्टेंस भी क्या है बेटा सेम, इसलिए फोर्स भी क्या लगेगा सेम। लेकिन जो कैपिटल Q और कैपिटल Q को रिपेल करेगा वो ऐसे रिपेल करेगा,
सेम फोर्स के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डिस्टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो टोटल इस क्यू पे कितने फोर्स लगेंगे, 3, F1 F1 और F2। तो पहले F1 निकालोगे, F1 इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर। फिर F2 निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू कितना बेटा, के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये डायगनल है ना, तो डायगनल होता है बेटा √2 इंटू एल, तो ये आएगा √2 इंटू एल का स्क्वायर, तो के यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेमिंग करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नेमिंग करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट नहीं लिख पाएंगे। तो एक काम करता हूँ, इसको F1, इसको F2, इसको F1 हटा दो, इसको F3 कर देता हूँ। F3 इज इक्वल टू के, कितना लिखेंगे बेटा, F3 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर। अब लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, कौन कौन सा बेटा, F1 और F3, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F3। क्यों निकाला F1 एंड F3, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल कितने के बराबर है, 90। तो जो रिजल्टेंट F4 आएगा दैट इज √2 टाइम्स इंटू F1 या F3 लिखा के रखा है कॉपी में, देख लो। √2 F1 कितना है बेटा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर। और इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, रिजल्ट जब भी दो इक्वल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जब भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए ना, तो रिजल्टेंट हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है। इसके बीच का एंगल कितना है, 90। इन दोनों का रिजल्टेंट F4 है ना, इसको एंगल को बाइसेक्ट करके ऐसे जाएगा F4। अब देखो तो F4 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अब लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कितने के बराबर होगा, F5 इज इक्वल टू F2 और रिजल्टेंट F1 और F3 का क्या है, F4। दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम डायरेक्शन में, प्लस कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दो। F2 कितना निकाल के रखा है, के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस, और F4 कितना लिखा रखा है, √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा, के कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से क्या बचेगा क्यू, और यहाँ से क्या बचेगा √2 इंटू स्मॉल क्यू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड, और फाइनली क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्लियर हुआ।